स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झा सर एकेडमी फॉर आईएएस। 22 जुलाई 2023 के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइक का बटन आप जरूर हिट करिएगा। और लेक्चर के दौरान आपको जो भी मुझे फीडबैक देना है, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक पर जो है वो हम काम करेंगे। सेकेंडली, जो भी लेक्चर के दौरान मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, जरूर उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। तो चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है वो सेशन को कर रहे हैं स्टार्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन। तो कच्चे तेल की एक पाइपलाइन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं मैप के सामने मैप को जो है वो जूम करता हूं, तो आपको ये दो कंट्री जो है वो पता होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने मार्क किया है युगांडा कंट्री को, प्लस साथ ही साथ एक तंजानिया कंट्री है। इन दो कंट्री के बीच में जो है वो एक पाइपलाइन, कच्चे तेल की पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही है। उसको लेकर ये प्रोजेक्ट है। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है तिलंगा तिलंगा तिलंगाना नहीं, तिलंगा और किंगफिशर ऑयल फील्ड जो वेस्टर्न युगांडा के अंदर है। राइट, मैंने आपको युगांडा दिखाया अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, और तंजानिया, वहां पर एक टांगा करके पोर्ट है। तो आप देखो, ये सब थोड़ा सा नाम जो है वो ध्यान में रखना। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट हम लोग को कच्चे तेल का जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चिंता ये है कि आज की डेट में ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोलियम जो है वो बहुत इशू हम लोग को देखने को मिलता है पेट्रोलियम का, क्योंकि पेट्रोलियम जब जलता है तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड का और काफी सारी ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट होती है, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आज की डेट में जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस हम लोग को बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस में जो है वो एड ऑन करेगा। तो दैट्स वाई इस प्रोजेक्ट से जुड़ी चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है। काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू ना किया जाए। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला। तो बस आपको ये प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए कि कहां पर ये प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो रहा है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का प्रोजेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ युगांडा के अंदर मतलब इशू ये भी है, जो पाइपलाइन जहां पर बिछाई जाएगी, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुर्चिसन मुर्चिसन फॉल नेशनल पार्क। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो मैप में, क्योंकि देखो आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि मार्चिसन फॉल नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपको युगांडा जो है वो ध्यान में रखना है। राइट, और एल्बर्ट डेल्टा, एक रामसर साइट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो रामसर साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस के अंदर जो है वो अभी एनवायरमेंट ईवीएस जो है वो हमारा चल रहा है, जहां पर हमने जो है वो कल भी जो है वो डिस्कस किया था। जैसे हमने एक रामसर साइट के बारे में कल के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। कौन सी साइट थी? सुंदरबंस। जो हम लोग को सुंदरबन देखने को मिलता है ना, हम लोग मैंग्रोव के टॉपिक को कवर कर रहे थे, जहां पर आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, सुंदरबंस। तो ये सुंदरबन जो है वो एक रामसर साइट भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, एक वेटलैंड है। तो ये सब चीजों से रिलेटेड चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज ये दोनों एक साथ जो है वो आपको कवर अप करनी है। जैसे कि रामसर साइट आ रही है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि एल्बर्ट डेल्टा, मुर्चिसन फॉल एल्बर्ट डेल्टा एक रामसर साइट भी है, जिसको प्रोटेक्शन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो दी गई है। क्लियर हुई वाली बात है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब देखो, हुआ ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इराक इराक के बगदाद में प्रोटेस्टर ने स्वीडन की एम्बेसी को उड़ा दिया। जैसे कि आप आज की डेट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स। तो यूपीएससी के अंदर एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जो है वो एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज की पोस्ट आती है, आईएफएस की पोस्ट आती है, और एक फॉरेस्ट सर्विसेज होती है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आती है, बट मैं फॉरेन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। तो जब आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर जो है वो एंटर करते हो, तो उस दौरान जो है वो आप दूसरी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसा ही इराक के अंदर जो स्वीडन के जो डिप्लोमैट्स हैं वो कहां पर बैठते हैं? स्वीडिश एम्बेसी में जो है वो बैठते हैं। तो अभी हुआ यह है कि इराक के अंदर जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने इस एम्बेसी में जो है वो आग लगा दी और तोड़फोड़ मचा दी। यहां पर देखो, आप प्रोटेस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, चढ़ गए, तोड़फोड़ मचा दी। क्यों इन्होंने तोड़फोड़ मचा दी? क्योंकि स्वीडन के स्टॉकहोम के अंदर एक व्यक्ति है, उसने कुरान कुरान जो किताब होती है, पाक किताब जो होती है, उसको जो है वो जला दिया। तो इससे गुस्सा खाकर लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया और स्वीडन की एम्बेसी में जो है वो आग लगा दी। तो ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिला। ये व्यक्ति जो था 37 ईयर का एक क्रिश्चियन इराकी रेफ्यूजी हम लोग को देखने को मिला स्वीडन के अंदर, जिसने कुरान के पेजेस जो है वो 28 जून को जो है वो जला दिए थे। तो इसी को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और स्वीडन की एम्बेसी में जो है वो आग लगा दी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसकी एक आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट, वडोदरा गुजरात के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। यहां पर
एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, ये दोनों मिलकर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में स्टैब्लिश की गई है। मतलब अब गुजरात के अंदर जो है वो इंडिया में प्लेन्स बनाए जाएंगे। 22,000 करोड़ रुपए की डील हम लोग को इंडियन एयरफोर्स की इसमें देखने को मिल रही है। 16 एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेन के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और 40 जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे एयरबस और टाटा के द्वारा ज्वाइंटली। और पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है वो पूरी तरह से इंडिया के अंदर एक एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और जो एयरक्राफ्ट बनाने की बात की जा रही है वो C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जिनको बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना कि गुजरात के वडोदरा में जो है वो अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो स्टैब्लिश की गई है। अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज है। बताया जा रहा है वेस्टर्न घाट। अब देखो वेस्टर्न घाट आपको पता है कि ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। यहाँ पर 62 हम लोग को डेसिकेशन टॉलरेंट DT वस्कुलर प्लांट की प्रजाति पाई गई। मतलब ये ऐसी प्लांट की प्रजाति है जो जिनको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि बिना पानी के भी ये काफी लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो इस पर अब साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो स्टडी करेंगे इसकी जेनेटिक्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में पानी की, वाटर की काफी ज्यादा समस्या है। तो हम लोग को चाहिए कि हमें कुछ ऐसी बेसिकली आजकल आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो चल रही है जिसके थ्रू जो है वो जीन्स वगैरह जो है वो चेंज करके कैस्पर Cas9 करके एक टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसके थ्रू जीन्स जो होते हैं ना, एक जीनोम होता है, बेसिकली हम जीनोम बोलते हैं, GENOME जीनोम। ये कंप्लीट सेट ऑफ DNA हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जीनोम जो है, जीनोम या फिर जीन्स जो है वो बेसिकली एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो अब साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो इस चीज पर काम करेंगे, DT वस्कुलर प्लांट पर काम करेंगे, डेसिकेशन टॉलरेंट वस्कुलर प्लांट के ऊपर, जिसके थ्रू वो उस जीन को जो है वो डिटेक्ट करेंगे जिसके थ्रू ये प्लांट्स जो होते हैं वो कम से कम पानी में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें देखिए ये भी बताया गया कि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी बॉडी में से अगर 95% भी पानी रिड्यूस हो जाएगा तो भी जो है ये आराम से जो है वो अपने आप को जो है वो चला सकते हैं और दोबारा अपने आप को रिवाइव करने की भी क्षमता रखते हैं। तो जितने भी क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं जहां पर पानी की समस्या है वहां पर इस पर्टिकुलर प्लांट के जेनेटिक्स से काफी फायदा मिलेगा। जो 62 प्रजातियां जो है वो पाई गई हैं उनमें से 16 प्रजाति इंडिया की ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है और 12 प्रजाति तो ऐसी हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में ही जो है वो पाई जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे चल के आप जब IAS ऑफिसर बनेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट जो है वो मिलेगी, तो आपको भी इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। भूमि सम्मान 2023 का ये अवार्ड है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी हैं उन्होंने ये अवार्ड जो है वो काफी सारे स्टेट के सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया, यानी कि IAS ऑफिसर्स को जो है अवार्ड दिया है, क्योंकि उन्होंने IAS ऑफिसर ने जो है वो काफी ज्यादा काम किया है। किस चीज पर जो है उन्होंने काम किया है? इन्होंने बेसिकली डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर जो है वो काम किया है। अब ये प्रोग्राम के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसा प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जिसके थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स जो भी हैं उनको डिजिटलाइज जो है वो किया गया है। जमीन के, भूमि के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूमि सम्मान 2023 का अवार्ड का। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसमें बात की जा रही है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में। आई होप कि मैं जल्दी नहीं चल रहा हूं, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक से ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास भी जो है वो टाइम की बड़ी समस्या होती है। तो जितनी जल्दी जिस टॉपिक को आप समझ जाएं उतना आपके लिए जो है वो अच्छा है। और देखो कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि पूरे टॉपिक बड़े बड़े 2-2 पेज के टॉपिक फालतू लिखे रहते हैं, बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो किसी काम की जो है वो होती नहीं है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आपको जल्द से जल्द एक टॉपिक को समझकर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी एडवांस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आगे बढ़ना है। दैट शुड बी योर मेन गोल, कि कम से कम टाइम पर मैक्सिमम अचीवमेंट जो है वो आप हासिल करें। ये एक सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नहीं तो होता क्या है कि लोग जो है वो लगे हुए हैं, पढ़ ही रहे हैं। लोग सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, हर एक फालतू की न्यूज पढ़ रहे होते हैं। तो वो काम आपको करना नहीं है। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड एट दैट पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आपको 10 साल की अप्रोच जो है वो नहीं बनाएगी, 10 साल में बैठकर आपको एग्जाम निकालना है, वो भी नहीं निकाल पाओगे अगर इस अप्रोच से चलोगे कि हर एक चीज कवर करनी है। आपको हर एक चीज कवर नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और जो चीज एक टॉपिक के अंदर काम की है सिर्फ वो चीज पर आपको फोकस करना है। तो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और आगे बढ़ते चलो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं काफी तेज, काफी जल्दी बोल रहा हूँ, काफी तेजी से पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो आप लोग के लिए स्लो कर दूंगा,
बट ये हैबिट डालो, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड जो है वो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो सीखनी है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करनी है, राइट? तो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी रैपिड, बट रैपिड का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि हड़बड़ी में मेन मेन पॉइंट छोड़ दिए, नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और आगे बढ़ो, दैट शुड बी योर मेन ऑब्जेक्टिव, राइट? अब ये टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी इन्होंने इंप्लीमेंट किया है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। इसके थ्रू ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे उन इनपुट्स के लिए जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको इस टॉपिक को समझाऊं तो ये स्कीम क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये एकदम आपके सामने ये टॉपिक आता है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में एक्सपोर्ट आना चाहिए कि एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, यानी कि जो भी सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब समटाइम्स इट हैपन कि हम लोग जब सामान बनाते हैं तो हमें फॉरेन कंट्री से जो है वो उसके इनपुट मंगवाने पड़ते हैं, मतलब कुछ ऐसी, क्योंकि हर चीज इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, कई बार आपको फॉरेन कंट्री से कुछ सामान जो है वो ऐड करना होता है इनपुट डालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फोन बना रहे हो, अब उस मोबाइल फोन में क्वाइट पॉसिबल कैमरा आप दूसरी कंट्री से जो है वो इंपोर्ट करा रहे हो, तो कैमरा क्या हुआ, वो इनपुट हुआ। अब ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है वो क्या है, डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की है, और ये बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए ये स्कीम लेकर आए कि जो भी मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करने के पर्पस के लिए अपना सामान बना रहे हैं और उस सामान में बनाने के लिए वो जो भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा रहे हैं, इनपुट प्रोडक्ट यानी कि उस सामान में लगाने के लिए जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा। अब ड्यूटी फ्री का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना पड़ेगा, कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, बट कम ड्यूटीज लगेंगी, कम पैसा जो है उनको देना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कोई भी सामान जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ये कह रही है कि आप अगर कोई भी सामान मंगवा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, कि उससे आप एक अलग फाइनल गुड जो है वो बनाओगे और उस गुड को आप एक्सपोर्ट करोगे, तब हम आपको उसमें ड्यूटी फ्री देंगे। और कौन से प्रोडक्ट्स होंगे वो डिसाइड करेगी ऑब्वियसली बात है डीजीएफटी विल गोइंग टू डिसाइड कि कौन से इनपुट प्रोडक्ट जो है वो होने वाले हैं। बस ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उन्होंने एक अलग कमेटी बना दी है, नॉर्म्स कमेटी, जो कि डिसाइड करेगी कि कौन से इनपुट आउटपुट जो है वो नॉर्म्स होने वाले हैं। क्लियर हुई वाली बात? सिंपल सा टॉपिक है। अब इस टॉपिक को जो है वो 4 पन्ने में जो है वो लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतनी सी चीज आपको समझनी कि स्कीम क्या है, किसकी स्कीम है, क्या पर्पस उस स्कीम का, दैट्स इट, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो टॉपिक है ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का है। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिपीट करो मेरे साथ, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक लोन लेने का इंस्ट्रूमेंट। एक कंपनी है, अगर कंपनी को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर मैं बोलूं कैपिटल चाहिए, कैपिटल पता है ना आपको, पूंजी, एक कंपनी चलाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो बैंक के पास जाएगी, बैंक से लोन ले सकती है, या वो शेयर जारी कर देगी, या फिर वो बॉन्ड जारी करेगी, राइट? अब बॉन्ड एक प्रकार का लोन होता है, एक लेटर होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का बॉन्ड परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए एक कंपनी को दिए, उस बॉन्ड में लिखा है कि मुझे 5 साल के बाद जो है वो ये 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, और हर साल इस बॉन्ड पर, जिसको कूपन अपन बोलते हैं, हर साल इस बॉन्ड पर जो है मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? मतलब मैं अगर कंपनी को 1 लाख रुपए दे रहा हूं तो कंपनी हर साल मुझे 8% जो है वो इंटरेस्ट देगी, तो ये होता है बॉन्ड। और 5 साल का जैसे बॉन्ड है तो 5वें साल मुझे जो मैंने पैसा जमा किया है वो मुझे वापस मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक लोन वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब ये कौन सा बॉन्ड है? ग्रीन बॉन्ड। मतलब जो भी कंपनी बेसिकली रेन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है, ग्रीन एक्टिविटीज पर काम कर रही है, ऐसे एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है, तो उसके वो जो भी ऐसा बॉन्ड जारी करती है उसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। मतलब जो भी ऐसा बॉन्ड है जो ग्रीन एक्टिविटीज के लिए है, क्लाइमेट के लिए है, एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए है, तो उसको ग्रीन बॉन्ड कहेंगे। और सॉवरेन शब्द जैसे ही जारी इशू मतलब लग जाता है, उसका मतलब है सरकारी बॉन्ड। तो ये सरकारी ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA ये अलाउ कर रही है पेंशन फंड को कि वो ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जिन भी लोगों का पैसा पेंशन फंड में होता है उसको अब ग्रीन बॉन्ड्स में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे पैसे से पैसा बनेगा, राइट? और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो यूनियन बजट 2022-2023 में जारी किया गया था, और इस बॉन्ड को इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और पिछले साल सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए जो है वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
इशू करके जो है वो रेस किए थे, यानी कि ये कैपिटल इतना भारी मात्रा में पैसा जो है वो उठाया था। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक कानून के थ्रू इस बॉडी को बनाया गया। ये बॉडी 2003 में बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि देखभाल करती है, सुपरविजन करती है, रेगुलेट करती है हमारी कंट्री के अंदर पेंशन को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। तो ये फैक्ट भी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ये वाली बात समझ में आई। अब ज़ॉम्बी फायर से रिलेटेड एक टॉपिक मैं पहले भी काफी पहले जो है बना चुका हूं, अगर आप देखेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो है आपको ये टॉपिक ज़ॉम्बी फायर का जो है मिल जाएगा। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग को जो है वो क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है, एक कोई एरिया है जहां पर आप ऊपर से देखेंगे तो उसमें आग नहीं दिखाई देगी आपको, नीचे ही नीचे जो है वो आग जलती रहेगी, और कुछ समय बाद क्या होगा, ये एकदम से आग जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी, बट नीचे जो है वो नीचे वाले अंडरग्राउंड में बहुत तेजी से आग जो है वो लगी रहेगी, और अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड आग जो है वो फैलती जाएगी। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग को देखने को मिल रहा है तापमान जो है बढ़ रहा है, उसके चलते कहीं पर भी जैसे फॉरेस्ट फायर हुआ, कोई आग लगी, तो आपने ऊपर से तो आग बुझा दी, बट अंडरग्राउंड वो आग जो है वो जलती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है, और वो एक समय पर जब बाहर आती है तब आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, क्योंकि आग पूरी अंडरग्राउंड नीचे जो है वो लगी हुई रहती है। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देखो, आप अगर चीज देखोगे तो अभी बताया जा रहा है कि आग जो है वो बहुत तेजी से नॉर्थ आर्टिक वाले क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर जो है वो फैलती जा रही है, जिसके कारण से ज़ॉम्बी फायर जो है वो होता जा रहा है। ज़ॉम्बी फायर अंडरग्राउंड वाइल्ड फायर है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, जमीन के नीचे का वाइल्ड फायर है, राइट। और ये भारी मात्रा में धुआं जो है वो पैदा करती है, और धुआं पैदा होना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और वेरियस ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होना, जिसके कारण अगेन क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है। और ये सब जो आग हम लोग को देखने को मिलती है, इसको बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको डिटेक्ट करना और इसको बुझाना। तो ये एक इशू हम लोग को आर्टिक क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है वो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक टॉपिक है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आ सकता है कि टनकाई मेथड, टनकाई मेथड अभी रिसेंटली न्यूज में था, बताइए ये क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, और इस एमओयू के थ्रू ये टनकाई मेथड को रिवाइव कर रहे हैं। होता क्या है, जो शिप जो बनती है, तो शिप बनती है लकड़ियों से, ठीक है, लकड़ी है, एक लकड़ी है, फिर उसको उसमें दूसरी लकड़ी को अटैच किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, कील ठोकते हैं, राइट। जनरली हम लोग को देखने को मिलता है शिप जब बनती है तो लकड़ी, वुड वुड होते हैं, राइट, वुड लॉग्स आप बोल सकते हो, वुड है, प्लाई है, तो प्लाई को आपस में अपन अटैच करते हैं तो कील नहीं ठोकनी पड़ती, हथौड़े से कील ठोकनी पड़ती है। तो इसमें ये कील का उपयोग जो है वो नहीं करते, किसका उपयोग जो है वो नहीं करते, कील का उपयोग जो है नहीं करते, उसकी जगह ये सिलाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली टनकाई मेथड शिप बनाने का एक ऐसा मेथड है जिसमें शिप में नेल्स का, कीलों का उपयोग नहीं होता, आपस में लकड़ियों को सिलाई जो है वो कर दिया जाता है, सील दिया जाता है। देखिए लिखा है, ये एंशियंट, बहुत पुराने समय पर शिप बनाने की एक प्रक्रिया है, एक टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है। उस टेक्निक को रिवाइव कर रही है अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी। इसमें देखो लिखा है, स्टिच, बुन दिया जाता है, सिलाई कर दी जाती है वुडन प्लैंक्स की एक दूसरे के साथ शिप बनाते समय। इसमें नेल्स का मतलब कि कीलों का उपयोग जो है वो नहीं होता है, और ये 2000 साल पुरानी शिप बिल्डिंग टेक्निक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कल्चरल मेमोरीज जो है उसको प्रमोट करना, और इंडियन ओशियन लिटोरल कंट्रीज के बीच में रिलेशन अपने और बेटर स्ट्रॉन्ग जो है वो करना। तो ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में आने की संभावना 99%। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपको ऑलरेडी जो है पता है, आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है, भूजल जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बड़ा स्ट्रेस में है। हर जगह आप देखेंगे पीने के पानी की बड़ी समस्या चल रही है। अब एक आर्टिकल आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिंचाई वगैरह होती है उसमें बहुत पानी जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। आज की डेट में हम लोग को अर्जेंटली एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सिंचाई के दौरान जो है वो अंडरग्राउंड वाटर बहुत वेस्ट हो रहा है। आप सस्टेनेबल तरीके से अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग नहीं किया जा रहा। और आपको पता है, आप ईवीएस एनवायरमेंट स्टडीज के स्टूडेंट है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, आपको बेसिक फैक्ट्स तो पता होना चाहिए कि हम अंडरग्राउंड, मतलब अगर सिंचाई कहीं पर हो रही है तो अपन आपने स्प्रिंकलर्स का उपयोग करो। स्प्रिंकलर मतलब एक मशीन आती है जो कि मतलब पाइप लगे रहते हैं और वो स्प्रिंकलर धीरे धीरे करके जो है पानी फेंकती है, राइट। उन सब चीजों का उपयोग करो। ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए, ग्राउंड वाटर को दोबारा से भरने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करो, वर्षा के पानी को जमा करो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है वो रखा है कि आपको 5 पॉइंट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताने कि आप कैसे अंडरग्राउंड
वाटर की जो समस्या, अंडरग्राउंड वाटर का जो क्राइसिस, उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? तो ये आप एक ऑफिसर हो, आप बताओ आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीने के पानी की बड़ी समस्या, अंडरग्राउंड वाटर डाउन हो रहा है, तो उसको आप कैसे जो है वो ठीक करोगे? और आर्टिकल में ये बताया गया कि अंडरग्राउंड वाटर की समस्या इरिगेशन क्षेत्र में जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें सही तरीके से ये लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूजर है, हम लोग बहुत पूरे दुनिया भर में बहुत भारी मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करते हैं। अगर आप चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को एक साथ मिला दो तो उससे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग इंडिया के अंदर होता है, राइट? इसके अलावा आज की डेट में हम लोग को डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से अंडरग्राउंड वाटर में बड़ा स्ट्रेस, बड़ा टेंशन जो है वो हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज के कारण ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है, क्योंकि इवापोरेशन बहुत तेजी से जो है वो हो रहा है, और 60% से भी ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट अंडरग्राउंड वाटर जो है वो फुलफिल करता है, राइट? तो अंडरग्राउंड वाटर मतलब इरिगेशन पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि इरिगेशन में अंडरग्राउंड वाटर को आप सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, तो ये एक इशू हम लोग को बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट, आपको शायद याद हो, हम लोगों ने कल के लेक्चर में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करी थी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है? मैंने कल के लेक्चर में आपको ये चीज पढ़ाई हुई है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करो। जो भी स्टूडेंट सही आंसर देंगे मैं कल के लेक्चर में उनका नाम लूंगा। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ, और टॉप स्टूडेंट्स जो भी होंगे। तो इंडिया जो है वो आज की डेट में इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम मतलब कि हर एक व्यक्ति एक साल में कितना जो है वो कमा रहा है, तो 2380 लगभग 379 एग्जैक्ट फिगर यूएस डॉलर जो है वो 2022-2023 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। और अगले 25 साल में इस फिगर को हम लोग को 6 गुना से मल्टीप्लाई करना है। अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम रेज हो जाएगी तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी, राइट? बेटर, भाई देखो, बेटर इनकम होगी तो बेटर एजुकेशन होगी, बेटर सैनिटेशन होगा, राइट? बहुत सारी चीजें, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको मिलेंगी, वो खुद अवेल कर सकते हैं, मतलब तो ये सब चीजें हैं। और आज की डेट में गरीबी जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है, जिसको हमने कल के लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस किया था। तो आपको पता है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, बहुत सारी चीजें। हालांकि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो हमने पढ़ा उसमें सीधी सीधी बात ये लिखी हुई थी, हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है गरीबी को कम करने में, राइट? तो ये फैक्ट्स हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये वाला टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि आज की डेट में हम लोग जो है वो डिप्लोमेटिकली रिलेशन दूसरी कंट्री के अंदर के साथ जो है वो काफी अच्छा बना रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे, यूएई गए थे, तो उस बीच वो इजिप्ट में भी रुक कर आए। तो हम लोग जो है वो आज की डेट में जो है वो और भी अपने एशिया वाले क्षेत्र में अपने कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं, जैसे कि हम आसियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आसियान प्लस मीटिंग में हमारा पार्टिसिपेशन है, ईस्ट एशियन समिट में पार्टिसिपेशन है, आसियान रीजन फोरम में है, राइट? फोरम फॉर मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में है, बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक जिसको हम लोग बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ऐसे मल्टी लैटरल प्लेटफॉर्म में, मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स में हम लोग जो है वो काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक दूसरी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, राइट? अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। राजस्थान एक मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 लेकर आई है। मतलब राजस्थान का कहना यह है कि राजस्थान के अंदर हर एक व्यक्ति के पास मिनिमम 125 दिनों की जॉब जो है वो होगी ही होगी। तो इलेक्शन से पहले ये बड़ा मूव आया है। बताया ये जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी भी राजस्थान जो है वो प्रोवाइड कराएगी। सोशल सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके की प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि जो एजेड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, विडो हैं, सिंगल वुमेन जो है, उनको मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन भी देगी और हर साल 15% इंक्रीज भी होगा उनका पेंशन का, राइट? तो ये चीज हम लोग को है वो देखने को मिल रही है। इस प्रकार की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। 125 दिनों की जॉब जो है वो राजस्थान सरकार हर एक युवा को जो है वो प्रोवाइड कराएगी। जैसे अर्बन एरियाज में कोई है तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसके थ्रू, और मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में, गांव क्षेत्र में है तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग योजना है और गांव क्षेत्र के लिए तो मनरेगा स्कीम चलती आ रही। तो इन दो स्कीम के थ्रू जो है वो हर एक जो राजस्थान का जो निवासी है उसको 125 दिन की जो है वो जॉब दी जाएगी और उनको वेजेस जो है वो वीकली पे किए जाएंगे। और इंश्योर कर रहा है ये बेसिकली इनिशिएटिव राजस्थान का राइट टू एम्प्लॉयमेंट को, कि हर एक व्यक्ति को जो है वो रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार के अधिकार को जो है वो लागू कर रहा है। और ऑफिसर जो है वो ये इंश्योर करेंगे कि हर एक व्यक्ति को जो है वो अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो जॉब मिल जाए, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। और अगर उसको 15 दिन तक जॉब नहीं मिलेगी तो उसको वेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब 15 दिन, एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर उसको जॉब अलॉट हो जानी चाहिए। और अगर जॉब अलॉट नहीं हो रही किसी कारणवश तो 15 दिन के बाद से उसको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, सरकार अपनी जेब से पेमेंट देगी।
तो आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है? आप मुझे बताएंगे, आप अपना दिमाग लगाएं, तर्क लगाएं और बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर, अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो आपको बैलेंस आंसर लिखना है, आपको उसके प्रोज भी लिखना है यानी कि उसके एडवांटेज भी लिखना है और उसके कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज, मतलब उसके लाभ और उसकी हानि दोनों लिखना है कि अगर ये बिल आता है तो उसके क्या लाभ है और क्या इसकी हानि है। तो ये नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएंगे 125 वर्ड्स में। वैसे कमेंट बॉक्स पे ना भी लिखो चलेगा, बट अपने पास पेन और पेपर में जरूर लिख लो कि इस प्रकार की अगर आता है कोई मिनिमम गारंटी, अगर इनकम की अगर कोई स्टेट प्रोवाइड करा रही है तो उसके क्या लाभ है क्या नुकसान है, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। राइट। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि लेक्चर की अपडेट्स वगैरह वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं। राइट। और एप्लीकेशन भी है हमारी, अगर आपको जनरल स्टडीज की क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको जैसे करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स हमारा जो है वो अवेलेबल है, जहां पर काफी सारी चीजें हम लोग कंडक्ट करते हैं। राइट। तो चलिए फिर मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।